पहले जो है इक्वल एमएसपी को लागू कर दिया जाए और उसी के अकॉर्डिंग जो है ओआरओपी की टेबल को बनाया जाए। जो प्री 2016 जेसीओ और एचओज हैं उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो इससे जरूर ना जरूर जो पहले के हैं 2016 से पहले के रिटायरी उनको भी कुछ ना कुछ ओआरओपी से फायदा जरूर होगा। तो इसलिए जो है 6 जून 2017 से पहले जो भी प्रीमैच्योर ऑन रिक्वेस्ट पर जो है रिटायरमेंट या डिस्चार्ज आए हैं उनको भी जो है ओआरओपी का लाभ दिया जाए। ये तीनों एमएससीपी का लाभ जो है 17 साल से पहले दे दिया जाना चाहिए। यह है कि जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनकी पेंशन नायब सूबेदार के बराबर होनी चाहिए। जो ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट थे उनकी जो है पेंशन एक मेजर रैंक के बराबर थी। तो इसी ग्रुप पे के तो उनको 7 में रखा गया जबकि उनके बाद वालों को 8 में रखा गया। इसलिए जो है यहाँ पर भेदभाव नजर आता है। जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि जंतर मंतर पर 20 फरवरी को एक्स सर्विसमैन संगठनों का जो है विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद जो है लगातार वहां पर धरना चल रहा है। और उसके बाद दोस्तों 12 मार्च को भी जो है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से धरना प्रदर्शन की कॉल हुई थी और 12 मार्च को जो है वहां पर बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। और दोस्तों 12 मार्च को ही वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें कि जवान और जेसीओज के पेंशन से संबंधित ओआरओपी से संबंधित कई विसंगतियों को इंगित किया गया था। और इस ज्ञापन पर धरना प्रदर्शन पर आम सहमति बनी। हो सकता है कुछ और भी पॉइंट इसमें जोड़े गए और यह जो है एक संयुक्त ज्ञापन के तौर पर बनाया गया दोस्तों। और इसे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया और माननीय रक्षा मंत्री जी को भेजा गया। और दोस्तों इस ज्ञापन में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने जवानों और जेसीओज की पेंशन और ओआरओपी से संबंधित सभी मुद्दे यहां पर जो है उन्होंने उठाए हैं, अवगत कराने की कोशिश की है प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को और अपनी मांगे इनके ऊपर रखी हैं कि हमारी इस प्रकार की मांगे हैं और इसे पूरा किया जाए। दोस्तों ये ज्ञापन मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसमें ऑलमोस्ट जो है जवानों और जेसीओज की जो समस्याएं हैं पेंशन से संबंधित और ओआरओपी की विसंगतियों से संबंधित उन सभी को तकरीबन जो है इसमें कवर किया गया है। वीडियो जरूर दोस्तों थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन मैं समझता हूं कि आपका समय इसमें खराब नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से जो है यह जो है एक संयुक्त ज्ञापन 12 मार्च 2023 को बनाया गया जिस दिन की धरना प्रदर्शन था। और इसे दोस्तों इसकी कॉपी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय रक्षा मंत्री जी को भेजी गई। और इसका विषय दोस्तों आप देख रहे होंगे ओआरओपी में विसंगतियों और अन्य लंबित मांगों के संबंध में संयुक्त ज्ञापन। महोदय सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन ऑफिसर रैंक तक के सैनिकों का पिछले 10 सालों से चली आ रही विधि सम्मत मांगों को सरकार द्वारा नजरअंदाज किए जाने और ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 का लायन शेयर यानी कि बड़ा हिस्सा कमीशन अधिकारी वर्ग द्वारा ले जाने से देश के जवान एनसीओ जेसीओ एचओ वर्ग में करीब 37 लाख पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स नाराज हैं। सरकार ने निम्नलिखित कारणों पर विचार किए बिना अधिकारी और जवान एनसीओ जेसीओ एचओ का ओआरओपी निर्धारण का एक समान आदेश वर्ष 7 नवंबर 2015 को जारी कर दिया जो आधार वर्ष का अधिकतम और न्यूनतम का औसत है। जबकि जवान एनसीओ जेसीओ एचओ के लिए ओआरओपी पेंशन निर्धारित करने का आधार औसत की जगह अधिकतम अक्रॉस द 3 सर्विसेज होना चाहिए। तो दोस्तों इस ज्ञापन में इनका कहना है कि जेसीओ एनसीओ और एचसीओ की जो ओआरओपी के तहत पेंशन निर्धारित हुई है वह जो एवरेज के आधार पर हुई है जबकि इसे मैक्सिमम के आधार पर होना चाहिए था। अलग अलग सेवा शर्तों के कारण अधिकारी 57 से 62 साल की उम्र तक सेवा करते हैं और इसके अतिरिक्त उन्हें सेना में 4 साल पुनर्नियोजित यानी कि रीएम्प्लॉयमेंट का विकल्प दिया जाता है। जबकि जवान एनसीओ 35 से 40 वर्ष और जेसीओ और एचओ 45 से 50 वर्ष की उम्र के बाद जबरन डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों इनका मतलब बोलने का यह है कि जो अधिकारी वर्ग होता है 57 साल से लेकर 62 साल की सर्विस करते हैं उनको जो है 4 साल के लिए जो है री एम्प्लॉयमेंट का विकल्प भी दिया जाता है। और जो जवान एनसीओ है 35 से 40 साल के बीच में जो है रिटायर हो जाते हैं और जेसीओ एचओ 45 से 50 वर्ष की उम्र में जो है रिटायर कर दिए जाते हैं। और अगला दोस्तों देख रहे हैं कि अधिकारी वर्ग का टाइम स्केल पदोन्नति है और सिलेक्शन ग्रेड में भी एक निश्चित सेवा काल के बाद ये पदोन्नति के पैनल में आ जाते हैं। जबकि जवान एनसीओ जेसीओ एचओ का पदोन्नति वैकेंसी पर आधारित है। इसलिए योग्यता रखने के बावजूद
किसी कोर ऑब्लिक रेजिमेंट में ये 10 साल में हवलदार बन जाते हैं, तो कहीं कहीं इनको 18 साल लग जाते हैं। उसी प्रकार इनको जेसीओ बनने में कहीं कहीं 24 साल लग जाते हैं। तो वैकेंसी नहीं होने के कारण ये बनते भी नहीं है, अतः जबरन डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनका बोलने का मतलब है कि जो अधिकारियों का प्रमोशन होता है वह जो है टाइम स्केल प्रमोशन होता है, वह जो है सिलेक्शन ग्रेड में जो है एक निश्चित सेवा काल के बाद जो है प्रमोशन के पैनल में आ जाते हैं। लेकिन जो जवान एनसीओ और जेसीओ हैं वो योग्यता रखने के बावजूद भी कई जेसीओ एनसीओ जो है प्रमोशन नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी जो प्रमोशन पॉलिसी है दोस्तों वैकेंसी के आधार पर होती है। आप दोस्तों आगे देख रहे होंगे, अगला जेड ग्रुप को वाई ग्रुप में शामिल किया गया, जिससे जवान एनसीओ जेसीओ का न्यूनतम कम रह गया, जबकि अधिकारी वर्ग में इस तरह का कोई भी ग्रुप नहीं है। दोस्तों आपको पता ही है कि 6 पे कमीशन में जो है जेड ग्रुप को भी जो है वाई ग्रुप में शामिल कर दिया गया और एक जो है एवरेज उनकी सैलरी फिक्स कर दी गई। तो इनका कहना है कि उसकी वजह से भी जो है जो वाई ग्रुप है उनकी सैलरी जो है न्यूनतम रह गई, और जबकि जो अधिकारी वर्ग है इसमें किसी भी प्रकार का एक्स वाई जेड ग्रुप नहीं होता है। अतः जो है निवेदन है कि भारत सरकार करीब 2 करोड़ पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर, इनके आश्रित सहित की निम्नलिखित मांगों को स्वीकार इन वर्गों का साधुवाद ग्रहण करें। तो दोस्तों यहां पर से जो है वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी की तरफ से जो संयुक्त ज्ञापन भेजा गया है, यहां से इनकी जो मांगे हैं वो शुरू होती है। दोस्तों इनको ध्यान से देखना और समझना। नंबर पहली डिमांड है पे का 75% पेंशन, सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन रैंक तक को पे का 75% की लंबित मांग। देखें संगठन का मेमोरेंडम दिनांक। तो दोस्तों इनके संगठन ने पहले भी इनकी डिमांड की है, तो जो उनका मेमोरेंडम भेजा गया है ये अलग अलग डेट इसमें जो है इन्होंने रेफरेंस उनका दिया है। ओआरओपी टेबल का रिवीजन करें, क्योंकि 60 साल सेवा करने वाले और 35 से 50 साल सेवा करने वालों का पेंशन निर्धारण का फॉर्मूला अलग अलग होना चाहिए। अतः आज का औसत का फॉर्मूला केवल और केवल डिफेंस कमीशन ऑफिसर्स को ही फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों यहां पर इनका कहना है कि पहले जो है पे का जो है 75% जो है एक जवान जेसीओ को जो है पेंशन मिलती थी। तो इस पर भी जो है वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी ने कई बार जो है मेमोरेंडम भेजा है। और दोस्तों इनकी मांग है कि जो ओआरओपी का फॉर्मूला है वो जेसीओ जवान का अलग और अधिकारी का अलग होना चाहिए, क्योंकि जो अभी फॉर्मूला है उसके हिसाब से इनका कहना है कि केवल और केवल अधिकारियों को ही इससे फायदा हो रहा है। अगला दोस्तों आप देख रहे हैं रैंक वेटेज के साथ अधिकतम पर ओआरओपी का निर्धारण, एचओ जेसीओ एनसीओ ओआर का ओआरओपी टेबल का निर्धारण औसत की बजाय अधिकतम अक्रॉस द 3 सर्विसेज पर रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या जनवरी 2013 में वर्णित रैंक वेटेज बहाल कर किया जाए, क्योंकि 6वें वेतन आयोग का चैप्टर 2.4 में संस्तुति के अनुसार लेटरल मूवमेंट की पॉलिसी आज तक नहीं बनी, जिसको आधार बनाकर रैंक वेटेज और स्केल के अधिकतम पर पेंशन का निर्धारण वापस ले लिया गया था। तो दोस्तों यहां पर जो है इनका कहना है कि जो जेसीओज, एचओज, एनसीओ और ओआर हैं तो उनका जो है ओआरओपी का टेबल का निर्धारण जो है एवरेज के आधार पर नहीं बल्कि मैक्सिमम के आधार पर, और वो भी जो है तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो समकक्ष रैंक के हैं, समकक्ष उनकी जो है सर्विस है, तो उनमें से जिस किसी का भी सबसे ज्यादा पेंशन होगा तो उसी के आधार पर अन्य उसी के समकक्ष रैंकों का भी जो है ओआरओपी के तहत जो है उनकी पेंशन निर्धारित की जानी चाहिए। अगला आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक समान एमएसपी समान कॉम्बेटेंट रैंक का एक दर से मिलिट्री सर्विस पे देकर ओआरओपी टेबल का पुनर्निर्धारण हो। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है इक्वल एमएसपी की मांग लगातार उठाती रही है वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी, और इवन की इन्होंने जो है कोर्ट में भी जो है इस पर अभी लंबित है मामला और उस पर सुनवाई अभी बाकी है। तो यहां पर जो है इनका कहना है कि पहले जो है इक्वल एमएसपी को लागू कर दिया जाए और उसी के अकॉर्डिंग जो है ओआरओपी की टेबल को बनाया जाए। अगला दोस्तों आप देख रहे हैं पे मैट्रिक्स में न्यूनतम पे निर्धारण 3 का गुणक। संविधान की आर्टिकल 38 के अवलोकन में सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन रैंक तक का पे मैट्रिक्स का गुणक 3 से किया जाए, जैसा कि संगठन ने 1/1/2016 के ज्ञापन में मांग किया था। इनकी मांग है कि जो 7th पे कमीशन में मल्टीप्लाई फैक्टर था 2.57 का, उसे जो है 3 कर दिया जाए जेसीओ और जवानों के मामलों में। अगला दोस्तों न्यूनतम पे मैट्रिक्स 4 हो, सिपाही का पे मैट्रिक्स लेवल 4 किया जाए और एचओ तक सभी का एक पे मैट्रिक्स
लेवल आगे किया जाए। तो दोस्तों आपको पता है कि जो 7th पे कमीशन में सिपाही का पे मैट्रिक्स है वो लेवल 3 है। तो यहां पर इन्होंने डिमांड की है कि सिपाही का जो पे लेवल है उसको जो है 4 किया जाए और इसी प्रकार से जो भी आगे के रैंक है उनका जो है एक लेवल अप पे मैट्रिक्स में किया जाए। और दोस्तों इसके करने से होगा क्या कि जो 2016 के बाद पेंशन आ रहे हैं, रिटायर आ रहे हैं, आपको पता ही है उनकी पेंशन जो है 2016 से पहले रिटायर आने वाले पेंशनर से भी कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओआरओपी में जो प्री 2016 जेसीओ और एचओ हैं उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो इससे जरूर ना जरूर जो पहले के हैं 2016 से पहले के रिटायरी उनको भी कुछ ना कुछ ओआरओपी से फायदा जरूर होगा। अगला दोस्तों जो डिमांड रखी है न्यूनतम गारंटी पेंशन 1 जनवरी 2016 से रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 100 दिनांक 18 अगस्त 2010 के अनुसार न्यूनतम पेंशन का निर्धारण नोशनली तीनों सेनाओं के अधिकतम के आधार पर 1/1/2006 से हुआ था। 7वें वेतन आयोग में भी 1/1/16 से जो है नोशनली न्यूनतम गारंटी पेंशन का निर्धारण किया जाए। तो यहां पर जो है इन्होंने डिमांड की है कि 7 पे कमीशन में भी जो है नोशनली न्यूनतम गारंटीड पेंशन एक जवान से लेकर जेसीओ एचओ की होनी चाहिए और वो जो है तीनों सेनाओं के मैक्सिमम पेंशन के आधार पर गणना उसकी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप आगे देख रहे होंगे नंबर 7वां पॉइंट एक्स ग्रुप पेंशन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ट्रेड्स जो कि 7 सीपीसी के बाद 6200 ग्रुप एक्स पे ले रहे हैं उन सभी ट्रेड्स के प्री 2016 रिटायरी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि ओआरओपी 2 का जो रिवाइज पेंशन टेबल निकला है उसमें जो है जो 6200 ग्रुप के एक्स ग्रुप के हैं 2016 के बाद रिटायरी हैं उनको तो जो है टेबल नंबर 8 में रखा गया है, लेकिन उससे पहले के जो रिटायरी हैं उनको टेबल नंबर 7 में रखा गया है, जिससे कि जो है 2016 से पहले आने वाले ग्रुप एक्स के 6200 के ग्रेड में जो आते हैं उनको जो है खासा नुकसान हो रहा है। तो यहां पर उनकी मांग है कि उनको भी जो है टेबल नंबर 8 में रखा जाए और इसी चीज को दोस्तों यहां पर लिखा गया है। तो उनके साथ रिटायरमेंट की तारीख की वजह से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन सभी जेसीओ एनसीओ और जवानों को जिनका ग्रुप ट्रेड और तकनीकी शैक्षणिक योग्यता 1 जनवरी 2016 के पश्चात रिटायर होने वाले जेसीओ एनसीओ जवानों के बराबर है, उन्हें एक्स ग्रुप पे कैटेगरी 6200 की श्रेणी में रखते हुए टेबल संख्या 8 में शामिल किया जाए। और आपकी सरकार के द्वारा किया गया यह कार्य भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, कृपया इसको ठीक करने का कष्ट करें। तो दोस्तों जो आर्टिकल 14 है वह जो है समानता का अधिकार है। तो यहां पर जो है इनका कहना है कि सरकार के द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है, जो कि संविधान में आर्टिकल 14 है। और वो कैसे किया गया है समानता का अधिकार का उल्लंघन? दोस्तों जो 2016 से पहले के रिटायरी हैं एक्स ग्रुप के, इसी ग्रुप पे के तो उनको 7 में रखा गया, जबकि उनके बाद वालों को 8 में रखा गया। इसलिए जो है यहाँ पर भेदभाव नजर आता है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है कहा गया है कि सरकार की तरफ से यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओआरओपी ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज सोल्जर। ऑन रिक्वेस्ट पर जाने वालों के लिए आर्मी रूल की धारा 13.3.4 को 6 जून 2017 को ओआरओपी की शर्त में जोड़ा गया था और अन्य 2 धाराओं में सुधार भी इसी तारीख को किया गया था। देखें डिपार्टमेंट का एक्सेसमैन वेलफेयर का यह पत्र दिनांक 6 जून 2017। इसलिए 6 जून 2017 से पहले पेंशन जाने वाले सभी को ओआरओपी का लाभ दिया जाए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक पत्र जो है एक कॉरिजेंडम जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने। तो इसकी चर्चा जो है दोस्तों यहां पर की जा रही है। आप दोस्तों देख रहे होंगे 6 जून 2017 का जो है यह लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का। सब्जेक्ट दोस्तों आप देख रहे होंगे और यहां पर दोस्तों अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू दिस मिनिस्ट्री लेटर नंबर सो एंड सो फॉलोइंग अमेंडमेंट आर मेड इन साइड लेटर। तो दोस्तों 13.3.1 ये आपको पता होना चाहिए, जुलाई 2015 में ओआरओपी का नोटिफिकेशन आया था। तो उसमें जो है ये वाले रूल मेंशन किए गए थे कि इन रूल के तहत जो भी आएगा उनको जो है ओआरओपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 6 जून 2017 को इसका जो है कॉरिजेंडम जारी होता है और ये नए रूल बनाए जाते हैं और इन रूल को जो है एप्लीकेबल कर दिया जाता है कि जो इन रूल के तहत जो है रिटायरमेंट आएंगे, डिस्चार्ज आएंगे, उनको ओआरओपी का लाभ
नहीं दिया जाएगा। तो वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी का यह मांग है कि जो 6 जून को तो यह रूल जो है आपने लागू करे। तो इसलिए जो है 6 जून 2017 से पहले जो भी प्री मैच्योर ऑन रिक्वेस्ट पर जो है रिटायरमेंट या डिस्चार्ज आए हैं उनको भी जो है OROP का लाभ दिया जाए। दोस्तों, वाई ग्रुप में AICTE से अनुमोदित डिप्लोमा होल्डर, कुछ ट्रेड जो AICTE के अनुमोदित डिप्लोमा होल्डर हैं पर उनको वाई ग्रुप में रखा गया, जैसे कि मेडिकल और डेंटल टेक्नीशियन, ऐसे सभी ट्रेड की जांच कर इन ट्रेड को ग्रुप X में लाया जाए। अगली डिमांड दोस्तों आप देख रहे हैं, डिस्चार्ज के बाद प्रदान ऑनरी रैंक, डिस्चार्ज जाने के बाद अवार्ड किए गए ऑनरी सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन सहित सभी ऑनरी रैंक को अस्थायी रैंक के बराबर पेंशन दिया जाए। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि जो ऑन सर्विस जो है ऑनरी ले लेते हैं तो इसका लाभ जो है उनकी पेंशन में भी मिलता है, लेकिन जो रिटायरमेंट आने के बाद जिनको ऑनरी मिलती है तो उनको जो है किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल जो है वहां पर फायदा नहीं होता है। तो यहां पर डिमांड रखी गई है कि जो रिटायरमेंट के बाद भी जिनको ऑनरी का जो है रैंक प्राप्त हो रहा है तो उनको भी जो है उन्हीं के बराबर, यानी कि जो सर्विस में मिलती है उन्हीं के बराबर उनकी जो है पेंशन कर दी जानी चाहिए। अगली जो मांग है दोस्तों, फाइनेंशियल डिग्रेडेशन ऑफ ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन, ऑनरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट रैंक को चौथे पे कमीशन के अनुपात में मेजर के बराबर पेंशन दिया जाए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चौथे पे कमीशन के दौरान जो ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट थे उनकी जो है पेंशन एक मेजर रैंक के बराबर थी। तो यहां पर डिमांड की गई है कि उसी अनुपात में जो है अभी भी जो है ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की जो पेंशन है उसी अनुपात में दी जानी चाहिए। 12वें में आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक समान लिबरलाइज फैमिली पेंशन, वॉर इंजरी एलिमेंट, डिसेबिलिटी पेंशन, सभी रैंक को एक दर से डिसेबिलिटी पेंशन, वॉर इंजरी एलिमेंट, लिबरलाइज फैमिली पेंशन दिया जाए, क्योंकि पराक्रम और त्याग का मूल्यांकन रैंक और सेवा काल के अनुसार नहीं किया जा सकता। डिसेबिलिटी पेंशन का ऑफिसर और जवानों का अनुपात चौथे पे कमीशन और 5वें पे कमीशन में क्रमशः 1.66 और 1.67 का था। तत्कालीन रक्षा मंत्री जी भी डिसेबिलिटी पेंशन के गैप को कम करने के पक्षधर थे। अन्य देशों में डिसेबिलिटी पेंशन का जो निर्धारण है आश्रितों के आधार पर भी किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर डिमांड की गई है, जैसा आपको पता ही है कि डिसेबिलिटी पेंशन पर भी जो है कई मांग करते रहे हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन भी जो है उसका जो अनुपात अधिकारियों और जवानों का जो है बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो है डिसेबिलिटी जो है पराक्रम और त्याग का मूल्यांकन रैंक और सेवा काल के अनुसार नहीं किया जा सकता। अगली डिमांड दोस्तों आप देख रहे होंगे, साधारण फैमिली पेंशनर, यानी कि जो है ऑर्डिनरी जो फैमिली पेंशन होती है वह जो है सर्विस पेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है कि जो ऑर्डिनरी पेंशन होती है वह होती है 30%, जिससे कि जो है एक फैमिली जो है अपने परिवार को चलाने में उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो मांग की गई है कि जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है वह जो है सर्विस पेंशन के बराबर होनी चाहिए। अगला दोस्तों जो डिमांड है ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन, ऑनरी नायब सूबेदार को नायब सूबेदार के बराबर पेंशन हो। OROP 2 के अंदर इनको सामान्य हवलदार की पेंशन दी जा रही है, जो कि PCDA सर्कुलर 631 का उल्लंघन है। तो दोस्तों यहां पर मांग की गई है कि जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनकी पेंशन नायब सूबेदार के बराबर होनी चाहिए, जबकि 1 रैंक 1 पेंशन की जो सेकंड रिवीजन हुआ है इसके अंतर्गत जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको जो है एक हवलदार के बराबर जो है पेंशन यहां पर दी जा रही है, जो कि PCDA के सर्कुलर 631 का उल्लंघन है। अगली डिमांड दोस्तों आप देख रहे होंगे, तीनों MACP 17 साल से पहले, तीनों MACP का लाभ 17 साल से पहले दिया जाए, जो सिपाही की अधिकतम सेवा करने की सीमा है, और इसका 1 जनवरी 2000 से पहले पेंशन गए पूर्व सैनिकों पर भी लागू किया जाए, क्योंकि अधिकारियों को टाइम स्केल प्रमोशन है और 21 साल के मेजर को भी प्रमोशन का लाभ देने के लिए पे बैंड 4 में सिर्फ पेंशन के लिए किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने डिमांड की है जो MACP है, 3 MACP मिलती हैं तो उन तीनों MACP को जो है 17 साल से पहले जो है पूरा कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो 17 साल है एक सिपाही की क्वालिफाइंग सर्विस होती है, इसलिए जो है ये तीनों MACP का लाभ जो है 17 साल से पहले दे दिया जाना चाहिए। और जो 1 जनवरी 2006 से पहले के रिटायरी हैं उनको भी जो है MACP का लाभ सर्विस के हिसाब से दिया जाए। अगला दोस्तों आप देख रहे होंगे, एक्सटेंडेड AGIF का लाभ 85 साल की उम्र तक। AGIF के एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम से ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट की शर्त को हटाकर इसका लाभ 85 साल की उम्र तक
दे दिया जाए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, 1 जून 2022 से जो है जो भी रिटायर आते हैं ऑफिसर, जीएसओ, ओआर, तो उनको क्या होता है दोस्तों, जो इंश्योरेंस है उनका कब तक का कवर रहता है, या तो 30 साल, जब से वो रिटायरमेंट आते हैं उसके 30 साल तक जो है वह कवर रहता है, या फिर जो है जवानों का 75 साल की उम्र तक। जबकि अधिकारियों का क्या रहता है दोस्तों, रिटायरमेंट के 26 साल के बाद तक कवर रहता है, और मैक्सिमम जो है उम्र 80 साल एज, जो भी इन दोनों में से पहले हो जाए। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे जो जेसीओ ओआर है, सपोज एक ओआर है 35 से 40 की उम्र में जो है रिटायर आ जाते हैं, अगर वो 40 की उम्र में भी आते हैं, अगर 30 साल कवर करें तो दोस्तों केवल 70 साल की उम्र तक उनको जो है इसका लाभ होता है। लेकिन जो जेसीओ हैं वो अगर 40 से 45 साल की उम्र में भी वो आते हैं तो 30 साल अगर वो होते तो 75 साल उनके वैसे ही पूरे हो जाते हैं, तो इससे आगे उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो यहां पर जो डिमांड की गई है दोस्तों, यही डिमांड की गई है कि इसका लाभ जो है, यह जो है रिटायरमेंट का जो ईयर्स है, इसको शर्त को हटाकर जो है 85 साल जो है इसकी सीधा सीधा कर दी जाए, कि जब जो है जेसीओ एनसीओ इनकी उम्र जो है 85 साल की हो तब तक जो है उनको एजीआईएफ का इंश्योरेंस का लाभ दिया जाए। अगला दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ओआरओपी टेबल का लाइव डेटा सार्वजनिक को 2018 में डिस्चार्ज हुए सैनिकों का मिनिमम और मैक्सिमम का लाइव डेटा, जिसके आधार पर ओआरओपी 2 के टेबल बनाए गए हैं, उस डेटा को पब्लिक किया जाए। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि जो ओआरओपी का सेकेंड रिवीजन हुआ है वह जो है 2018 में रिटायर आने वाले पेंशनर्स का लाइव डेटा के आधार पर मैक्सिमम और मिनिमम निकाला गया, और उसी के आधार पर जो है एक एवरेज पेंशन जो है ओआरओपी सेकेंड रिवीजन के तहत जो है रैंक वाइज दी गई है। तो उसको जो है सार्वजनिक करने की बात की गई है, ताकि जो है सभी को पता लग सके कि मैक्सिमम क्या लिया गया और मिनिमम क्या लिया गया। अगला दोस्तों आप देख रहे होंगे सभी तरह के भेदभाव खत्म हो और अन्य मांग, संगठन द्वारा दिनांक, कई दिनांकें दी गई हैं दोस्तों यहाँ पर, को प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री कार्यालय को दिए गए ज्ञापनों में उठाए गए भेदभाव सभी मुद्दों को तत्काल हल किया जाए। तो दोस्तों ये कई लेटर भेजे हैं, इनका संदर्भ भी दिया है। तो इन्होंने कहा है कि जो भी भेदभाव हैं जो इन लेटर्स के तहत जो है अवगत कराए गए हैं प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, तो इन सभी मुद्दों को जो है हल किया जाए और भेदभाव को दूर किया जाए। और दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे कि कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने जो है यहाँ पर इस संयुक्त ज्ञापन पर जो है साइन किया है, और इसकी कॉपी जो है प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को भेजी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी की तरफ से जो है इस ज्ञापन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और इस पर जो है कुछ न कुछ सकारात्मक निर्देश दिए जाएंगे, ताकि जेसीओ और जवानों की पेंशन से संबंधित विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इसी के साथ दोस्तों अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आपके भी कोई अन्य पॉइंट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इन पॉइंट के ऊपर भी जो है आप अपनी राय लिख सकते हैं। यहीं इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।